अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज़। आज हम इंग्लिश ग्रेड 12 के चैप्टर नंबर 1 सीरत तैयबा एंड मुस्लिम यूथ की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है कि आज की जो एक्सरसाइज का आपका ग्रामर का पोर्शन होगा, इसको आपने बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो के साथ आपने सुनना है और ये लेक्चर आपने पूरे का पूरा बहुत तसल्ली के साथ आपने अटेंड करना है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है बाकी लेक्चर्स की निस्बत, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है, एक तो ये पहली दफ़ा आया है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एफएससी के किसी भी स्लॉट में। इस तरीके का जो कंटेंट है वो पहली दफ़ा जो है वो लाया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इस बुक के तकरीबन 6-7 चैप्टर्स, जो फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स हैं, उनमें आप देखेंगे कि तमाम के अंदर जो आपकी ग्रामर है उसमें यही ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यानी आपकी जो फोनेटिक्स का पोर्शन है उसको आपने बहुत तवज्जो के साथ आज का लेक्चर अटेंड करना है, क्योंकि आज के लेक्चर में ही सारी डिटेल्स होगी फोनेटिक्स के बारे में। कॉन्सोनेंट जो साउंड्स हैं, वॉवल साउंड्स हैं, उनके हवाले से और उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आज हम सीखेंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा सेशन है इसका लेआउट इस तरीके से होगा कि सबसे पहले हम करेंगे ग्रामर और उसके बाद फिर हम इसकी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। रीडिंग हम इसकी पहले कर चुके हैं और यही हमारी थीम रही है फर्स्ट ईयर के अंदर भी। इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में भी हम उसी थीम को लेकर चलते हुए पूरी बुक जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चले आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, तो इसमें आपकी जो राइटिंग सजेशंस हैं, इसमें प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज़ है, इसमें कोई ख़ास इतनी पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपने इसको खुद से रीड करना है। जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें जो हैं इसमें से समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसमें अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है आपकी ओरल कम्युनिकेशन और इसमें वोकेबलरी एंड ग्रामर का पोर्शन। अब ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसके बाद जो एग्जांपल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइजेज तो मैं आपको करवा दूंगा लेकिन लाजमी नहीं है कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं एक्सरसाइजेज में से ही आएँ। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको अच्छे से समझें। ठीक है। हैव यू हाउ कैन यू प्रोनाउंस अ वर्ड यू हैव नेवर रेड। एक लफ्ज़ जो आपने पहले कभी कभी सुना ही नहीं है उसको आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। इट कैन बी अ बिट ट्रिकी। हाउ अबाउट अ वर्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। और अगर वो वर्ड किसी फॉरेन लैंग्वेज का हो तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाती है। नाउ दैट मस्ट बी इम्पॉसिबल। और इज इट imagine a set of symbols that could tell you how to pronounce any word in any language on the planet। कि आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर आपको कोई एक ऐसा फार्मूला बता दें जिसको यूज़ करते हुए आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोल सकें। वेल, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट इज़। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो है ना, जिसको आईपीए कहा जाता है, आईपीए बेसिकली आपको एक ऐसा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स देता है जो पूरी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है और जिसको यूज़ करते हुए आप ऑलमोस्ट दुनिया की सारी ज़बानें जो हैं उनको आप सीख सकते हैं। करंटली द आईपीए कंसिस्ट्स ऑफ 107 साउंड सिंबल्स, 52 डायाक्रिटिक्स यानी कि 52 एक्सेंट्स एंड 4 प्रोसोडिक मार्क्स जिसको आप इंटोनेशंस कहते हैं, इनकम्पासिंग वर्चुअली एवरी फोनीम यूज्ड इन एवरी लैंग्वेज ऑन द अर्थ। तो ये जो आपका आईपीए है इसके अंदर ये चीज़ें हैं। इसमें 107 साउंड सिंबल्स हैं, इसमें 52 एक्सेंट्स हैं और 4 इसके अंदर इंटोनेशन पैटर्न्स हैं। ठीक है। अच्छा, सो फार एनी रिटन वर्ड यू कैन आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड phoneme symbols and with a bit of practice you can pronounce the word as well। तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज का वर्ड हो, अगर आपको आईपीए चार्ट अच्छे तरीके से आता है तो आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जो है उसको आप अच्छे तरीके से करेक्टली आप उसको रीड भी कर सकते हैं और उसके वर्ड्स को आप प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। अब आईपीए की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। द आईपीए वाज क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1886 in Paris। Their original mission was to help school children pronounce words in foreign language and to aid in the teaching of reading। Today their mission is to promote the scientific study of phonetics। तो ये पेरिस में जो आईपीए है इसकी बुनियाद रखी गई और इनका मकसद ये था कि बच्चों को जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो उनको बोलने और पढ़ना सिखाया जाए। लेकिन बाद में जो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की उसके लिए भी आईपीए ने काम करना शुरू कर दिया। तो आज हम बात करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो फोनेटिक पैटर्न्स हैं उनके हवाले से। डिस्पाइट देयर बीइंग जस्ट 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 44 यूनिक साउंड्स ऑल्सो नोन एज फोनेम्स। तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो हरूफ तहज्जी हैं जिनको अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है वो तो 26 हैं, लेकिन इसकी जो फोनेम्स हैं, इसकी जो साउंड्स हैं वो 44 हैं। द 44 साउंड्स हेल्प distinguish one word or meaning from another,
वेरियस लेटर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस नोन एज ग्राफीम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड्स। अब ज़ाहिर बात है, साउंड जैसे मैं अब बोल रहा हूँ तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लफ्ज़ों की सूरत में तो लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ फ़ातिमा, तो आप फ़े अलिफ फ़ा तोए मीम हे या FATIMA आप लिख तो सकते हैं, लेकिन ये क्या हैं, ये ग्राफीम्स हैं, ये उसकी साउंड नहीं है। साउंड को जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम सीखेंगे। द 44 इंग्लिश साउंड्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज। ये जो 44 साउंड्स हैं ये दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, इसी तरीके से जो साउंड्स हैं उनकी भी दो कैटेगरीज हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स। बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ 44 फोनीम्स अलॉन्ग विद देयर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिम्बल्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज़। तो इस चार्ट के अंदर आप सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स और सारे के सारे जो वॉल साउंड्स हैं वो भी आप सीखेंगे, उनके जो सिंबल्स हैं वो भी आप देखेंगे और उनकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप देखेंगे। अच्छा, अब ये देखें नंबर्स भी साथ में हैं आपकी बुक के ऊपर, और सबसे पहले इसका IPS सिंबल है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके ग्राफीम्स हैं। ग्राफीम्स के कौन कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके लिए ये सिंबल यूज़ होता है। अब सबसे पहले है ब, ठीक है, इसको बी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ब कहेंगे। अब ब का जो सिंबल है ये बी और डबल बी दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी कि बग या बबल। अब बबल में डबल बी है, लेकिन जब आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसमें सिंगल बी आएगा। अब ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन जब आहिस्ता आगे जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके 5-6 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर रिपीटेडली यही चीज़ें बार बार आती जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसका क्लियर हो जाएगा। अब जो ड है, ब ड, ठीक है, अब ड डी के लिए, डबल डी के लिए और ED के लिए यूज़ होता है, जैसे डैड, एड, ओके, मिल्ड, ठीक है। उसके बाद है F के लिए, डबल F के लिए, PH के लिए, GH के लिए। अच्छा, इसके अलावा एल्फ के लिए जैसे काल्फ, ठीक है, काफ, उसमें एल आपका साइलेंट हो जाता है। और FT के लिए जैसे फैट, क्लिफ, फोन, इनफ, हाफ, ऑफ्टन, ठीक है। तो अब इन तमाम में क्या है, इसमें फ साउंड है, ठीक है। उसके बाद है ग साउंड, ठीक है। ग साउंड जो है G के लिए, डबल G के लिए, GH के लिए, GU के लिए और GUE के लिए, इसके लिए यूज़ होती है। अब मैंने 2-3 आपको एग्जांपल समझा दी हैं, बाकियों को आपने इसी तरीके से रीड कर लेना है। मैं सिर्फ आपको साउंड्स पढ़ के सुनाता जाऊंगा और उसके बाद हम चले जाएंगे एक्टिविटी की तरफ। ब, ड, फ, ग, ह और उसके बाद आ जाता है ज। अब जो ज साउंड है उसको इस तरीके से डी और उसके साथ जेड डाल के लिखा जाता है, ठीक है। ये ज साउंड है, आपने इसको याद रखना है, ज साउंड। जो साउंड इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ज साउंड, फिर उसके बाद ख, उसके बाद ल, उसके बाद नीचे म साउंड, उसके बाद न, उसके बाद फ, उसके बाद र, उसके बाद स, ठ, व और उसके, अच्छा, अब व और व, ये व है जैसे वाइन में, ठीक है, और ये व मतलब व जो है इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस है, और जो व डब्ल्यू है ये डब्ल्यू नहीं है, ये व साउंड है, ठीक है। इसको डब्ल्यू आप नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो इसको WHY को WY नहीं कहते, ठीक है, आप इसको वाई कहते हैं। तो जो साउंड पहली साउंड निकलती है वो डब्ल्यू की क्या होती है, व साउंड होती है। लेकिन व और व इसमें फ़र्क ये है कि जो वी वाला व है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है और जो डब्ल्यू वाला है उसमें कम होता है। उसके बाद ज, उसके बाद है ज, ठीक है, श, इसको श साउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेजर, डिवीजन, ठीक है, एश्योर, य साउंड, य एक शीन होता है, एक य। अब ये जो य है ये इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर उस तरीके से ये य साउंड नहीं होती। या होती है, छोटी ये बड़ी ये, लेकिन या थोड़े से स्ट्रेस के साथ नहीं होती। उसके बाद आ जाता है छ साउंड, छ, ठीक है, जैसे चिप, वॉच, फ्यूचर, एक्शन, राइटियस। तो इसमें टी और उसके साथ ये जो शीन के लिए साउंड यूज़ होती है, ये टी और शीन मिलके चे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है श साउंड, जो शीन के लिए यूज़ होती है। शीन के लिए वैसे तो आप एस ही यूज़ कर लेते हैं ना, लेकिन साउंड जो है ये श साउंड है, ठीक है। जैसे शैम, ओशन, शोर। तो इसको जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो उसमें आप ये श साउंड जो है ये यूज़ करेंगे। उसके बाद है थ, इसको थीटा साउंड भी कहते हैं, थ। उसके बाद है थ साउंड, थ, ठीक है। एक ये है द साउंड और ये है थ साउंड, ठीक है। ये देखें ना, ये जो डी और डी के ऊपर छोटा सा डुंडे के ऊपर थोड़ा सा काटा हुआ है, ये द साउंड है। लेदर, जैसे लेदर में जो द साउंड आती है ना, और उसके बाद जो थोंग है, थिंग है, ठीक है। अच्छा,
थिक है उसके अंदर था साउंड होती है। तो था साउंड और द साउंड इसका फ़र्क आपने याद रखना है, ठीक है। ये टी एच के लिए यूज़ होती है, टी एच को हम थिंक के लिए भी यूज़ करते हैं और दैट के लिए भी। दैट में भी टी एच आता है लेकिन वहाँ पे उसकी जो साउंड होती है वो दाल होती है, और थिंग में भी यही टी एच होता है लेकिन वहाँ पे इसकी जो साउंड होती है वो थे होती है। तो थे जो है उसके लिए ये थीटा साउंड है, ओ को दरमियान से काट दें तो ये थीटा साउंड, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ अभी चूंकि आपके लिए चीज़ें नहीं है तो मैं आपको इसी तरीके से ही सिंबल्स दे के समझा सकता हूँ। उसके बाद है इंग साउंड, जिसको नून गुना साउंड कहते हैं, इंग, ठीक है। इंग एन के लिए, इंग जैसे डिंगी में आता है, डिंगी में NGUE, रिंग, पिंग, पिंक, टोंग, ठीक है। उसके बाद है य साउंड, ये लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखें जे है, आप कह रहे होंगे कि शायद ये जे जीम की साउंड है, लेकिन नहीं, ये य की साउंड है, जैसे जो यू में, ठीक है। ओनियन, ओनियन, जो ओनियन में य आता है ना, ओनियन, तो वहाँ पे आप जब इसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो ओनियन ओ के लिए आप यहाँ पे जे लिखेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा शायद हमारी जो जो इंग्लिश है वो हमें शायद अल्फ़ाबेट दोबारा नए सिरे से पढ़ने पड़ गए हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आप इसको तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सोनेंट्स और वॉल साउंड्स हैं IPA के मुताबिक वो आपके ठीक हो जाएंगे, और आपके आने वाले जो 5 चैप्टर्स हैं उसकी ग्रामर में इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हैं वॉल्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए और 20 वॉल साउंड्स हैं, जिसमें से जो 12 साउंड्स हैं वो शॉर्ट वॉल्स हैं और 8 जो हैं वो लॉन्ग वॉल्स हैं। अब शॉर्ट वॉल्स को देखते हैं। सबसे पहले है ए साउंड, ए जैसे कैट, फ्लैट, लाफ, ठीक है, ए साउंड, ठीक है। उसके बाद है ई ए, इसको ये ई है लेकिन इसके लिए जो साउंड है दैट इज ए, ठीक है। जैसे एंड, ब्रेड, बैरी, बैरी। अब इसको हम वैसे बरी भी पढ़ सकते हैं लेकिन इट्स नॉट बरी, इट्स बैरी, ए साउंड इसमें आती है। फ्रेंड, ए। इसके अलावा सेड में भी ए साउंड आती है। मैनी, ए, मैनी में भी देखें ए साउंड आ जाती है। लेपर्ड, लेपर्ड, ए साउंड इसमें आ जाती है। उसके बाद है ई साउंड, ई जैसे इट, इंग्लैंड। अब इसमें इंग्लैंड में यहाँ पे क्या होगा, जब इसको आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो यहाँ पे ये वाला आई आ जाएगा, इंग आए, और उसके बाद वो नून गुना इंग, और उसके बाद फिर आप लैंड, एल, और ये ए, लैंड, उसके बाद लैंड, और उसके बाद डी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने चीज़ों को ट्रांसक्राइब करना है। उसके बाद है ओ साउंड, ए साउंड, सॉरी, जैसे ए के लिए, ओ के लिए, औ के लिए, औ के लिए और आओ, जैसे स्वैन, ऑनेस्ट, मॉल, स्लॉ, फॉट, ओ साउंड, ओ। उसके बाद है ऊ साउंड, ऊ, ठीक है, ऊ, वो जैसे वुल्फ, लुक, बुश, वुड, ऊ। और उसके बाद है उ, 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 एक ऊ है और एक उ है, ठीक है। जैसे लग, मंकी, ब्लड, डबल। और उसके बाद है आ साउंड, ठीक है। जैसे अबाउट, लैडर, पेंसिल, डॉलर, ऑनर, ऑगर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग वॉल्स आ जाते हैं। सबसे पहले है ई, जैसे हमने ए पढ़ा था तो उसको लॉन्ग करते तो ई, ठीक है। जैसे उर्दू में हम कहते थे ना अलिफ और फिर अलिफ मदा आ, ठीक है, यानी कि डबल अलिफ। तो जो लॉन्ग वॉल्स हैं इसमें क्या होते हैं, दो वॉल्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ई और उसके बाद ऊ और उसके बाद आ, ठीक है। उसके बाद अ, ठीक है, जैसे बर्ड, टर्म, बर्न, तो इसमें अ साउंड आती है, ठीक है। उसके बाद है ओ, जैसे पॉ, बॉल, फोक, फोर, बोर्ड, ओ, देखें ना, ओ साउंड आती है। अब ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो क्लास के अंदर ही पढ़ाई जा सकती हैं अच्छे से। आई होप कि आपके टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। अच्छा, उसके बाद है डिफ्थोंग्स वो होते हैं कि जिसमें दो वॉल साउंड्स को मिला के एक साउंड बनाई जाती है। जैसे भी कहते हैं ई और आई, ईयर, ई और आई, ठीक है, एयर। उसके बाद आए, एयर, आए, और उसके बाद ओआ, उसके बाद ओए जैसे जॉइन, बॉय, ठीक है। उसके बाद आओ, जैसे नाउ, शाउट, बाउ। उसके बाद एयर जैसे चेयर, ठीक है। उसके बाद ईयर जैसे ईयर, स्टीयर, हियर, टीयर, ओके। और उसके बाद जो लास्ट आपका जो साउंड है दैट इज ओवर, जैसे आवर, टूरिस्ट, ओवर,
ऊअ, देखें ना, ठुअर, ठुअर में ऊअ साउंड आती है, ऊअ। ठीक है। अच्छा, अभी हमने साउंड्स करनी, अब हम आते हैं एक्टिविटी की तरफ। सबसे पहले आपके पास जो एक्टिविटी है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि आपके सामने ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है और आपने उसके स्पेलिंग्स बताने हैं। तो फर्स्ट इज आर्म, देन ईयर। ठीक है, अब ये अपनी बुक्स के ऊपर आप इसको नोट कर लें। आर्म, ईयर, आई, फेस, फुट, हेयर, हैंड, माउथ, नोज, शोल्डर। अच्छा, और उसके बाद दूसरी तरफ हैं थिंग्स दैट आर यूज्ड इन बाथरूम। ठीक है, कॉम्ब, शैम्पू, नेल फाइल, परफ्यूम, टॉवल, शेवर, सोप, हेयर ड्रायर, टूथपेस्ट, स्प्रे। उसके बाद थिंग्स यूज्ड इन बाथरूम, फ्लोर। अब ये एक्चुअली ये थिंग्स यूज्ड इन बाथरूम नहीं बल्कि ये थिंग्स इन हाउस है। ठीक है, घर की जो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्लोर, बाथरूम, किचन, सेलर, CELLAR सेलर। उसके बाद अपस्टेयर्स, सीलिंग, CEILING सीलिंग। उसके बाद चिमनी, उसके बाद रूफ, उसके बाद स्टेयर्स, उसके बाद एटिक, ATTIC एटिक। उसके बाद नंबर्स, फर्स्ट वन इज 5, 1, 9, 3, 4, 2, 8, 14, 15, 13। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रामर की एक्टिविटी। ग्रामर की एक्टिविटी में हमने क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स at the end of each sentence. You have to use the words in the box. You may need to change the form of these verbs. कि form of verb शायद आपको चेंज करनी पड़े, लेकिन आपने क्या करना है, जो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जो वर्ड है उसका ऑपोजिट आपने यूज करना है। she tripped over the carpet and everyone laughed. Everyone, cry है तो cry का opposite, everyone laughed. He dashed the bottle of spoiled milk into the sink. Fill है तो fill का emptied. Don't dash to come to our party tomorrow. Don't remember है तो remember का opposite, forget. We have dash in shopping the spread of the illness. Fail है तो fail का opposite, succeeded. When does your train dash arrive है तो arrive का opposite, leave. We dash too much money on unimportant things we really don't need. Save है तो save का opposite, spend. The door has dash against the dollar has dash against the euro recently. Rise का opposite, fallen. The car dash the tree and crashed into a telephone pole instead. तो hit है तो hit का opposite, missed. The exam was very difficult. As a result, most of the students dash pass है तो pass का opposite, failed. We don't expect our team to dash tomorrow. Win है तो win का opposite, lose. She dash being the source of the rumors. Deny है तो deny का opposite, admitted. ठीक है। उसके बाद I wanted her to become a member of committee but our boss dash the proposal. Accept है तो accept का opposite, rejected the proposal. We only dash our tickets a day before the concert took place. Send है तो send का opposite, received. ठीक है। उस्मान आस्क मी इफ आई कुड डैश हिम माई iPad. अब बोरो है तो बोरो का ऑपोजिट, लेंड. माई ब्रदर डैश मी हाउ टू रिपेयर माई बाइक. लर्न है तो लर्न का ऑपोजिट, टॉट. स्मोकिंग इज डैश इन पब्लिक प्लेसेस. अलाउ है तो अलाउ का ऑपोजिट, बैंड. ही डैश हिज टाई एंड टुक हिज जैकेट ऑफ. टाइटन है तो टाइटन का ऑपोजिट, लूजेंड, LOSENED. द सोल्जर वर्ंट एबल टू डैश द फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस कला. अटैक है तो अटैक का ऑपोजिट, डिफेंड. अ लॉट ऑफ ब्रिजेस एंड मोटरवेज वर डैश ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. क्रिएट का ऑपोजिट, डिस्ट्रॉयड. ठीक है। द टीचर डैश द प्यूपिल्स बाय गिविंग देम लाइन्स टू राइट. रिवॉर्ड का ऑपोजिट, पनिश्ड. तो हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज यूथ गिवन अ ग्रेट एस्टीम बाय द बिलवड रसूल इन द बैटल. ठीक है। अच्छा, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा. द आंसर इज दैट इस्लाम हैज़ अटैच्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस टू यूथ्स एंड द यंग एज. द रसूल हैड अ हाई esteem for youths. He valued them and reposed a strong confidence in them.
In preparation for the Battle of Uhud, the Rasul sallallahu alaihi wasallam went against his own opinion and decided to face the enemy outside the city in an open field. The Rasul sallallahu alaihi wasallam did this in reverence to the passions and emotions of the youth. ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 is that narrate the hadith in which the beloved Rasul resembles himself with the last brick of otherwise complete house of prophethood. Answer is, as per a hadith in Sahih al-Bukhari, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is characterized as the last brick of otherwise complete and nicely built house of prophethood. He came with a message that was universal and perfect, covering all the possible aspects of human life. With Prophet Muhammad, the building of prophethood was completed and finalized, as no other apostle or prophet would come after him. This hadith is narrated by Imam Bukhari as hadith number 3342 in Kitabul Manaqib, chapter Khatamun Nabiyyin. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट हाउ डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी कैसे गुजारी. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड हिज यूथ इन अ डिग्निफाइड एंड सब्लाइम वे. Even before his accession to the position of prophethood, he never indulged himself in vices मतलब बुराइयाँ, that were prevalent in those days. During his youth, his nobility of soul, purity of heart, his strict adherence to truth and honesty, ये honest है, इसको आप कर लें honesty, and honesty earned him the titles of Al-Amin and Al-Sadiq. Question number 4 is that evaluate in brief the character of present day youth in the light of teachings of the beloved Rasul. तो आंसर इसका है, the youth of present day is indulged in unhealthy activities. They spend all their day on mobile phones, playing video games, watching movies and listening to the music. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam emphasized the importance of physical games and healthy activities in order to stay vigilant, active and healthy. He invested a lot of confidence in youth. Therefore, it necessitates that young generations should be concerned about their activities and how they spend their time when they are young, because the future of Muslim Ummah depends upon the youth. Question number 5 is that what social activities did Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट इन हिज यूथ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी में किन सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया. तो इसका जवाब यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ एज यूथ. At the very tender age of 12, he took part in trade and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria. When some energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Half al-Fuzul, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became an active member of the committee. He played a key role to prevent a serious conflict about the placement of the black stone, Hajar Aswad. Question number 6 is that what did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say about modesty? हया के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एंड व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडेस्टी इन द लाइफ ऑफ यूथ, और जवानों की ज़िंदगी में हया का क्या किरदार होता है. इन हिज पर्सनल लाइफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ मॉडेस्टी एंड चैस्टिटी, emphasizing the same upon his followers. He did not let it go even in his private life. He declared, आपने फरमाया हया, he declared haya to be the integral part of faith. He said, as narrated by Abu Masud, if you do not feel ashamed, then do whatever you like. A chaste, modest and civilized Muslim youth is the ideal of teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Second last question है, cite an instance from the text showing the beloved Rasul led a simple and austere life, austere फाका कशी की ज़िंदगी. The Rasul sallallahu alaihi wasallam disliked vanity and ostentation, takabbur, and always adhered to simplicity and austerity. Allah Almighty had put before him keys to the treasures of this world, but he rejected it, preferring an extremely simple life. Often for months, no fire could be lighted in his house because of lack of resources. He was the embodiment of simplicity and contentment. Contentment, itminan. Last question है कि what type of youth did the Holy Prophet want to see? The Rasul sallallahu alaihi wasallam wanted to see an active, responsible, self-dependent, strong, patriotic and defensive youth. He wanted youth to participate in real life events and he encouraged youth to take part in expeditions.
He had a great confidence and faith in youth and always paid attention to whatever the youth of his time said or wanted. He even overruled his own wishes in in reverence to the passions of youth during the Battle of Uhud. He wanted to see a youth that is sensible, strong, united and ready to face the challenges of वर्ल्ड। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। पिछले वीडियोस में हमने इसकी जो रीडिंग थी वो की थी। इसी तरीके से इंशाल्लाह पूरी बुक आपको इंग्लिश कीज़ पे मिलेगी। फिर उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अगेन से करेंगे। तो जुड़े रहें इंग्लिश कीज़ के साथ। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही होती हैं बहुत सारी क्लासेस के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर देंगे तो आप टच रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि अब क्या चल रहा है। और जैसे ही सेकेंड ईयर की वीडियोस अपलोड होंगी तो आप देख सकेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।